So, very good morning to all of you, my all the dearest and dearest students. I hope you all are doing well, living well, and staying happy. So, today we will start our third chapter of Geography Class 8, that is Mineral and Power Resources. Okay. So, first of all, let us understand the title itself. What does the title wants to say us? Okay, mineral and power resources. So, under this chapter, we will try and understand that what type of minerals are currently available in this whole world. How can we use it? How can we find it, and where it is available currently? Okay, in which countries the minerals are currently available, and what type of resources are there, the renewable, non renewable. ओके तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. इट्स अ क्वाइट बिग चैप्टर बट द इजीएस्ट चैप्टर यू कैन से. ओके सो लेट्स बिगिन. सो एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, मिनरल्स. अब how we can identify the minerals? Okay, we always identify the minerals with their physics or with the material which they consist of. Okay, जैसे हम उसको छूते हैं उसका फिजिक कैसा है. कोई कोई होते हैं वो जो लिक्विड फॉर्म में होते हैं जो मिनरल्स होते हैं, कोई होते हैं वो एक रिजिड फॉर्म में होते हैं इन द कैटेगरी ऑफ स्टोन. ओके, तो नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस विद डिफाइंड केमिकल कंपोजिशन. अब फिजिकल प्रॉपर्टी, जैसे हम कैसे पहचानते हैं मिनरल्स को, कलर कैसा है उसका, डेंसिटी मतलब वेट वगैरह क्या है, उसकी हार्डनेस सॉफ्ट है या कड़क है. ठीक है. देन केमिकल प्रॉपर्टी, उसकी सोल्यूबिलिटी कितनी है. ठीक है, उसका कौन सा लिक्विड मिक्सचर उसमें किया गया है, उससे मिनरल्स को आइडेंटिफाई करते हैं. सो एज यू ऑल नो मिनरल्स को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं. जैसे कोल है पूरा ब्लैक होता है तो वो एक उसका क्या आइडेंटिफिकेशन, उसकी पहचान है. अगर कम्प्लीटली ब्लैक है, थोड़ा सॉफ्ट सॉफ्ट अगर है वो, तो वी कैन इजीली आइडेंटिफाई इट एज अ कोल. नाउ इफ वी क्लासीफाई मिनरल्स, अगर हम मिनरल्स को क्लासीफाई करें, सो इट कैन बी क्लासीफाइड मेनली इन टू टाइप्स. ओके, दो तरह की क्लासिफिकेशन होती है मिनरल्स की, मेटेलिक क्लासिफिकेशन एंड नॉन मेटेलिक क्लासिफिकेशन. ओके, मेटेलिक दैट मीन्स ऐसा मटेरियल, ऐसा मिनरल जिसमें कोई ना कोई मेटेलिक चीज़ है. मेटेलिक दैट मीन्स जो चमकदार चीज़ होती है, जैसे चमकीली चीज़ क्या होती है, सिल्वर एंड गोल्ड होती है. ओके, लस्टर एंड शाइन वही चमकदार चीज़ होती है. मेटामॉर्फिक रॉक्स जिसमें इंक्लूडेड होते हैं, तो सिल्वर और गोल्ड जिसको हम मेटल में इंक्लूड कर सकते हैं. नॉन मेटेलिक दैट मीन्स विच इज़ इन मैटर ऑफ फ्यूल और ऑयल. ओके, जैसे लाइमस्टोन होता है, माइका है, जिप्सम, कोल है, पेट्रोलियम, ये चमकदार नहीं होते. ओके, ये सारी चीज़ें क्या है, नॉन मेटेलिक हैं. तो ये दो टाइप हो गए. बट इफ़ वी टॉक अबाउट मेटेलिक, अब मेटेलिक में भी दो तरह के मेटल्स होते हैं, एक फेरस मेटल और एक नॉन फेरस मेटल. ओके, फेरस मेटल में आयरन वगैरह होते हैं. ठीक है, लोहा वगैरह ज़्यादा होता है, मैंगनीज होता है. और नॉन फेरस में गोल्ड, सिल्वर और कॉपर. ठीक है, तो ये याद रखना, ये क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स इज मच इंपॉर्टेंट. मेटेलिक, नॉन मेटेलिक होते हैं. मेटेलिक मतलब चमकीली चीज़ें जिसमें ज़्यादा इंक्लूड होती है. नॉन मेटेलिक मतलब जिसमें विच कैन बी यूज्ड फॉर बिजनेस पर्पजेज ऑल्सो. ओके, लाइमस्टोन, माइका, जिप्सन, ये सारी चीज़ें. और मेटेलिक में फेरस एंड नॉन फेरस भी होते हैं. नाउ इफ यू टॉक अबाउट द एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स, एक्सट्रैक्शन दैट मीन्स we all know that where the minerals are available. The government also know that where the minerals are currently available, but how to extract it. अब उसको निकालेंगे कैसे, यूज़ कैसे करना है मिनरल्स को. जैसे जगह के अंदर मिनरल्स है, बट हाउ कैन एक्सट्रैक्ट इट. सो यहाँ पे 5 तरह की प्रोसेस दिखाई गई है. तो फर्स्ट वन है माइनिंग. माइनिंग तो आप जानते ही हो, खदानें वगैरह खोदते हैं, बहुत अंदर तक डीप में जाते हैं पहाड़ों के अंदर. ठीक है, टेकिंग आउट मिनरल्स फ्रॉम अर्थ वगैरह भी होता है. ठीक है, बहुत गड्ढे खोदते हैं और अंदर गुफा करते हैं अर्थ की तरफ. ठीक है, उसमें से मिनरल्स निकालते हैं. सेकंड है ड्रिलिंग. ड्रिलिंग का काम करते हैं. डीप वेल्स आर बोर्ड, बहुत गहरे कुएं खोदे जाते हैं ड्रिलिंग करते हुए. ठीक है, और उनमें से फिर मिनरल्स निकालने की कोशिश करते हैं. थर्ड वन है क्वेरिंग. मिनरल्स नियर द सरफेस आर डग. ठीक है, क्वेरिंग का मतलब ये होता है कि मतलब जैसे ये सरफेस है अर्थ का. ठीक है, तो यहाँ ऊपर की तरफ ही थोड़े बहुत मिनरल्स छुपे होते हैं, तो इसको खोद खोद के निकाल लेते हैं. ये सिंपल प्रोसेस होती है, ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होती है. ओपन कास्ट, शैलो डेप्थ, मतलब ओपन कास्ट आप बोल सकते हो, आपने देखा होगा बहुत बड़े बड़े ऐसे गड्ढे किए जाते हैं जगह पे, और धीरे धीरे करके ये नीचे की तरफ जाते हैं ऐसे ऐसे. ठीक है, और एकदम नीचे की तरफ जाके मिनरल्स को निकालने की कोशिश करते हैं ओपन कास्ट. और शाफ्ट सिस्टम क्या होता है, जो 5वीं प्रोसेस है एक्सट्रैक्ट करने की, ग्रेटर डेप्थ. अगर बहुत ही अंदर की तरफ है मिनरल्स जिसको इजीली निकाल नहीं सकते, तो उसके लिए हमें शाफ्ट की प्रोसेस करनी पड़ेगी. ग्रेटर डेप्थ होती है, उसको अंदर तक ड्रिलिंग करते हैं एक तरह से. ठीक है, शाफ्ट की मदद से. तो ये प्रोसेस हो गई मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करने की. नाउ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स. इफ यू टॉक अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स, ओके, सो
अब हम ये चीज़ देखेंगे कहाँ कहाँ पे कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स में कितने मिनरल्स अवेलेबल है और कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट द आयरन ओर्स। आयरन ओर जिससे आयरन बनता है, आयरन ओर क्या आयरन बनाने का रॉ मटेरियल है, ठीक है। तो आयरन ओर कहाँ पे है, नॉर्थ स्वीडन में है, ओके। देन कॉपर एंड निकल डिपोजिट्स आर इन ओंटारियो, कनाडा की तरफ, ओके, नॉर्थ अमेरिका में। देन आयरन निकल क्रोमाइट्स एंड प्लेटिनम आर इन साउथ अफ्रीका रीजन में, ठीक है, साउथ अफ्रीका में। देन लाइमस्टोन डिपोजिट्स ऑफ कॉकेशस रीजन ऑफ फ्रांस, ओके। तो लाइमस्टोन जो चुना पत्थर होता है वो कहाँ पे मिल जाएगा, फ्रांस में जो कॉकेशस रीजन है वहाँ पे एरिया है। मैंगनीज डिपोजिट्स आर लोकेटेड इन जॉर्जिया एंड यूक्रेन, ओके। देन फॉस्फेट जो होता है, फॉस्फेट बेड्स ऑफ अल्जेरिया, अल्जेरिया में बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में फॉस्फेट पाया जाता है, ओके। अगर एशिया रीजन की बात करें, मेनली जहाँ हम रह रहे हैं, ठीक है, चाइना वगैरह है, इंडिया है, तो मिनरल्स इन एशिया, तो ऑलमोस्ट पूरे वर्ल्ड में जितने भी मिनरल्स हैं, ठीक है, और जो टीन का प्रोडक्शन है, तो टीन का प्रोडक्शन पूरी दुनिया का 50% टीन का प्रोडक्शन कहाँ पे होता है, एशिया रीजन में होता है, ठीक है, एशिया रीजन में। एंड अगर आयरन ओर्स की बात करें, आयरन ओर्स ज़्यादा मात्रा में, ज़्यादा रिपोजिटरीज कहाँ पे अवेलेबल है, तो चाइना और इंडिया आर द लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ आयरन ओर्स, ओके। आयरन ओर यहाँ पे ज़्यादा मिल जाएंगे। दैट इज़ वाई इंडिया में भी एक सबसे बड़ी कंपनी टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, ओके, विच इज़ वाइडली फेमस वर्ल्ड वाइड फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्टिंग द आयरन स्टील। देन चाइना, मलेशिया और इंडोनेशिया जो है वो टीन के प्रोडक्शन में और सबसे ज़्यादा लीडिंग प्रोड्यूसर्स हैं। चाइना में और भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा प्रोडक्शन या प्रोड्यूस की जाती है, जैसे लेड है, ये भी एक तरह का मिनरल है, लेड, ओके। एक पत्थर जैसे दिखता है, कभी कभी सैंड मटेरियल जैसा दिखता है, अलग अलग वेराइटीज़ होती है इसमें। देन एंटीमोनी है एंड टंगस्टन है, ये सारी वेराइटी है जो चाइना में भी आपको अवेलेबल हो जाएंगी, ठीक है, मिल जाएंगी वहाँ पे मिनरल्स। इफ़ यू टॉक अबाउट यूरोप, यूरोप रीजन जो होता है, ओके, यूरोपियन रीजन में वर्ल्ड्स लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ आयरन। तो अगर आपको पूछा जाए कि पूरी दुनिया में लीडिंग प्रोड्यूसर कौन है आयरन का, तो यूरोप रीजन है, ठीक है। यूरोप रीजन में जितने भी कंट्रीज आती है, लाइक द जर्मनी है, फ्रांस वगैरह है, ओके। देन रशिया, यूक्रेन, स्वीडन एंड फ्रांस, आयरन ओर, ठीक है। आयरन ओर यहाँ पे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है अगर यूरोपियन रीजन्स की बात करें तो। ईस्टर्न यूरोप एंड यूरोपियन रशिया, कॉपर, लेड, जिंक, मैंगनीज एंड निकल, ओके। तो यूरोपियन रीजन जो ईस्टर्न यूरोप होता है, ठीक है, ईस्ट की तरफ जो यूरोप का एरिया है, और यूरोपियन रशिया जो है, यूरोपियन रशिया जो है, तो वहाँ पे कॉपर, लेड, जिंक, मैंगनीज एंड निकल ज़्यादा मिल जाए। अब बहुत सारे ऐसे एरिया पे जहाँ पे कोई मिनरल अवेलेबल है ही नहीं, ठीक है, जो सिर्फ बिजनेस पर्पस के लिए फेमस है, जैसे है स्विट्ज़रलैंड। स्विट्ज़रलैंड ऐसी जगह है जहाँ पे कोई मिनरल अवेलेबल नहीं है, आपको ना तो आयरन ओर्स के डिपॉजिट मिलेंगे, ना तो कॉपर, जिंक, सिल्वर, गोल्ड, कुछ नहीं मिलेगा। बट स्टिल दिस कंट्री इज मच मोर फेमस देन अदर कंट्री। वाई? बिकॉज इट्स अ बिजनेस कंट्री। जैसे वर्ल्ड बैंक है, वो भी इधर है, ठीक है। तो ये बिजनेस कंट्री एक तरह से कहलाती है, भले यहाँ पे मिनरल वगैरह नहीं है, ठीक है। देन मिनरल्स इन नॉर्थ अमेरिका का, नॉर्थ अमेरिका की बात करें, ठीक है, आप ये याद रखना, ये जो ऊपर का है ये एरिया, ये नॉर्थ अमेरिका है, नीचे का जो है वो साउथ अमेरिका, ओके। मिनरल्स इन नॉर्थ अमेरिका की बात करें तो कैनेडियन रीजन नॉर्थ ऑफ द ग्रेट लेक्स, ओके। तो कैनेडियन रीजन जो है, ओके, ग्रेट लेक्स जो है नॉर्थ अमेरिका के, वहाँ के नॉर्थ की तरफ, तो वहाँ पे आयरन और निकल, गोल्ड, यूरेनियम एंड कॉपर मिल जाएंगे आपको, ओके। देन एप्लाशियन रीजन जो है वहाँ पे नॉर्थ अमेरिका में, एप्लाशियन रीजन, वहाँ पे कोल बहुत ज़्यादा अमाउंट में अवेलेबल है, ओके। एंड माउंटेन रेंजेस जो है, माउंटेन वहाँ पे लाइन से एक रो में माउंटेन्स की जो रेंज है वेस्ट में, तो वहाँ पे कॉपर, लेड, जिंक, गोल्ड एंड सिल्वर, ये ज़्यादा अमाउंट में आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। और वहाँ पे प्रोडक्शन ज़्यादा होता है इस चीज़ का। इसमें अलग अलग एरियाज ही दिखाए गए, इफ़ यू नोटिस, तो पूरी दुनिया में कहाँ कहाँ पे मिनरल्स अवेलेबल हैं, पूरा डिटेल इस चैप्टर में दिया गया है। दैट इज़ वाई आपको थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है इस चैप्टर में, ओके। तो हमने नॉर्थ अमेरिका देख लिया, अब साउथ अमेरिका की बात करते हैं। तो साउथ अमेरिका, स्पेशली इन ब्राज़ील, ब्राज़ील इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ हाई ग्रेड आयरन ओर। अगर हाईएस्ट हाई ग्रेड जिसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, ऐसा आयरन ओर कहाँ पे है, ऐसा रॉ मटेरियल कहाँ पे आयरन बनाने के लिए, ब्राज़ील में, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। देन शेल एंड पेरू, वहाँ पे जो अवेलेबल है एरिया, वहाँ पे कॉपर बहुत ही हाई अमाउंट में अवेलेबल है। देन ब्राज़ील एंड बोलिविया में टीन शेड्स, ओके, टीन प्रोडक्शन होता है। देन वेनेजुएला, अर्जेंटीना, शेल, पेरू एंड कोलंबिया, oil is easily available, oil wells are there and oil is produced
in those areas. Gold, silver, zinc, chromium, okay, all these are minerals. मैग्नीज है, बॉक्साइट, बॉक्साइट क्या होता है, जिससे एक तरह से एल्यूमिनियम को प्रोड्यूस किया जाता है बॉक्साइट से, ठीक है। माइका है, प्लेटिनम है। माइका एज यू हैव ये फ्लेक्स होता है, एक तरह से फ्लेक्सिबल होती है, सन माइका सुना होगा, शीट्स होती है, या फिर पेंटिंग में भी इसको यूज़ कर सकते हैं, कार बनाने के मैन्युफैक्चरिंग में भी माइका को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। देन प्लेटिनम, एस्बेस्टोस एंड डायमंड, ज़्यादा से ज़्यादा जो डायमंड की ज्वेलरी वगैरह होती है वो भी यहाँ पे प्रोडक्शन किया जाता है साउथ अमेरिका, ब्राज़ील में, ओके। इफ़ यू टॉक अबाउट अफ्रीका रीजन, ओके, अफ्रीका कहाँ पर है, यू ऑल नो अफ्रीका रीजन कौन सा है, ये जो है वो अफ्रीका रीजन है, ठीक है। अगर अफ्रीका रीजन की बात करें, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ गोल्ड, प्लेटिनम एंड डायमंड, तो दुनिया में अगर बात करें हाई क्वालिटी के जो डायमंड्स होते हैं, बहुत ही हाई ग्रेड के डायमंड जिनकी कीमत बहुत ही अरबों खरबों में होती है, ठीक है, तो हाईएस्ट क्वालिटी के डायमंड्स कहाँ पे उसको माइन किया जाता है, कहाँ से उसको यूज़ किया जाता है, अफ्रीका में उनको निकाला जाता है, उनको फाइंड आउट किया जाता है, ओके, उन मिनरल्स को। ये एक तरह का मिनरल है, तो इसीलिए इट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ गोल्ड, प्लेटिनम एंड डायमंड्स। तो अगर सिल्वर हो, प्लेटिनम, प्लेटिनम मच मोर वैल्यूएबल, ओके, देन सिल्वर, तो गोल्ड है, प्लेटिनम है और डायमंड्स है, तो ये सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ पे होता है, अफ्रीका रीजन में, ठीक है। साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे एंड ज़ैर, ये गोल्ड के प्रोडक्शन में ज़्यादा वाइडली फेमस, या फिर बोल सकते हैं ज़्यादा मात्रा में, ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोडक्शन करते हैं गोल्ड का। नाइजीरिया, लिबिया एंड एंगोला, ऑयल प्रोडक्शन ज़्यादा होता है यहाँ पे। देन कॉपर, आयरन ओर, क्रोमियम, यूरेनियम, कोबाल्ट एंड बॉक्साइट, अगेन वही चीज़, ये सारे मिनरल्स है, यूरेनियम, कोबाल्ट, बॉक्साइट, जो एल्यूमिनियम प्रोडक्शन के लिए काम आता है, तो ये भी अफ्रीका में ज़्यादा अवेलेबिलिटी है। अफ्रीका में भले ही पानी नहीं हो, लेकिन ये मिनरल्स बहुत ही हैवी अमाउंट में अवेलेबल है। देन ग्रीन डायमंड इज़ द रेयरेस्ट डायमंड, जो ग्रीन डायमंड होता है, ओके, पूरी दुनिया में बहुत ही मुश्किल से ग्रीन डायमंड अवेलेबल है, ज्वेलरी पर्पस के लिए इसको यूज़ किया जाता है। तो ये डायमंड भी कहाँ से अवेलेबल किया जाता है, कहाँ से उसको प्रोड्यूस किया जाता है, अफ्रीका में मिलता है ये, ठीक है, वहीं पे माइनिंग वहाँ पे ही अवेलेबल है। बाकी आप कहीं भी पूरी दुनिया में चले जाओ, कहीं पे भी ग्रीन डायमंड नहीं मिलेगा, ठीक है, और इसकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है, एक मिडिल क्लास पर्सन इसके बारे में सोच भी नहीं सकता। इफ़ यू टॉक अबाउट ऑस्ट्रेलिया, मिनरल्स इन ऑस्ट्रेलिया, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट, ओके, बॉक्साइट एल्यूमिनियम प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, तो ऑस्ट्रेलिया में होता है। कैलग्यूरली एंड कुलगर्डी, वहाँ पे गोल्ड प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। ये जो कैलग्यूरली, ये सारे एरिया है, ठीक है, अलग अलग है, जैसे ऑस्ट्रेलिया में कैलग्यूरली और कुलगर्डी, तो वहाँ पे गोल्ड ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाता है। और इसके अलावा कौन से मिनरल ऑस्ट्रेलिया में मिल जाएंगे, द गोल्ड, डायमंड, आयरन, कॉपर, जिंक, लेड, मैग्नीज, टिन एंड निकल। So you will notice that the common minerals like the iron, copper, zinc, manganese, these common minerals are available in almost each and every region, okay, except some countries, each and every region it is available, these minerals are available, except some rarest minerals like the green diamond, okay. If we talk about Antarctica, where no population inhabitants, okay, so Antarctica, coal in ट्रांसेंटेंटार्क्टिक माउंटेन्स, तो यहाँ पे कोल भी अवेलेबल है, ओके, कोल इन ट्रांसेंटार्क्टिक माउंटेन्स, आयरन नियर प्रिंस चार्ल्स माउंटेन्स ऑफ ईस्ट अमेरिका, ईस्ट अंटार्कटिका, सॉरी, तो अंटार्कटिका में कोल भी अवेलेबल है, ओके, रॉ कोल जो अवेलेबल होता है, बट उसको निकाल नहीं सकते बिकॉज इट्स अ टू लेंदी प्रोसेस। अगर उस अंटार्कटिका में जो कोल अवेलेबल है, जो एरिया दिखाया गया माउंटेन्स का, तो वहाँ पे अगर इसको निकालने की कोशिश करेंगे तो बहुत ही कॉस्टली प्रोसेस हो जाएगी, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू एब्जॉर्व दोज कोल्स। एंड आयरन भी है, प्रिंस चार्ल्स जो माउंटेन्स है ईस्ट अंटार्कटिका में, वहाँ पे आयरन ओर्स भी अवेलेबल है, ओके। अब मिनरल्स को कंजर्व कैसे किया जाए, कैसे यूज़ किया जाए, सो देयर आर ओनली 3 वेज, ओके। 3 वेज कौन से, एज यू कैन सी हियर, तो मिनरल्स को कंजर्व कैसे किया जाए, एक तो रीयूज़ करो, ओके, पूरा साइकिल चलता रहता है इसका, रीयूज़ करो, रेड्यूस करो, रिसाइकल करो। रिसाइकल दैट मीन्स वही मिनरल्स हैं उनको गला के, पिघला के फिर अगेन उसको रीयूज़ किया जाए, रिसाइकल किया जाए, फिर और उसका कंजम्पशन जितना हो सके, कंजर्वेशन आप बोल सकते हो, उसको कम किया जाए एक तरह से, ठीक है, उसका यूज़ ज़रूर हो तो यूज़ करो, वेस्टेज ज़्यादा नहीं निकालो। तो ये एक तरह से साइकिल है मिनरल्स का, कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स, ओके, यू कैन इजीली सी हियर। Then minerals in India. Let's talk about minerals in India. It is most important. अब इंडिया की बात करें, हमारे खुद के देश की,
तो मिनरल्स इंडिया में कौन कौन से अवेलेबल है और एंड वेयर दिस मिनरल्स आर एग्जैक्टली लोकेटेड. ओके, सो यू विल गेट टू नो इजीली. आयरन की बात करें, सो वेयर इट इज़ करेंटली अवेलेबल इन इंडिया, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका. ओके, बॉक्साइट, द थिंग फ्रॉम विच द एल्यूमिनियम इज प्रोड्यूस्ड, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु. ओके, you will notice one thing that many of these areas are similar, okay, for many of the minerals. तो सारे मिनरल में लगभग बहुत सारे नाम है जो आपको सिमिलर एक जैसे देंगे. जैसे झारखंड आप देख सकते हो हर जगह पे है, ठीक है, एक दो एरियाज को छोड़ के, एक दो मिनरल्स को छोड़ के. माइका की बात करें, सो माइका मिनरल कहाँ पे अवेलेबल है, झारखंड, बिहार, आंध्र प्रदेश एंड राजस्थान. ओके, देन कॉपर, इफ यू टॉक अबाउट कॉपर, तांबा जो होता है, राजस्थान में है, मध्य प्रदेश, झारखंड, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश में है. मैंगनीज, इफ यू टॉक अबाउट मैंगनीज, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश में. लाइमस्टोन, जो चूना पत्थर होता है जिससे चूना बनाया जाता है, बिहार, झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात एंड तमिलनाडु. देन गोल्ड, गोल्ड प्रोडक्शन विच इज़ वेरी मच इन डिमांड. ओके, इन इंडिया गोल्ड ज़्यादा डिमांड में रहता है, तो ये इसका प्रोडक्शन कहाँ पे होता है, स्पेशली कर्नाटका, कोलार रीजन में, ठीक है, कोलार एरिया में. Then salt production, you already know that India is widely famous producer in terms of salt. Okay, so India is one of the world's leading producers and exporters. तो ये एक्चुअल में कहाँ पे सॉल्ट को ज़्यादा आप बोल सकते हो प्योरीफाई किया जाता है, सॉल्ट को यूज़ में कहाँ से लाया जाता है, सांभर से, ठीक है, ये चीज़ आपने देखी होगी. तो आपको पता पड़ गया कि इंडिया में मिनरल्स कहाँ कहाँ पे अवेलेबल है. आप वीडियो को पॉज करके भी इसको देख सकते हो अगर आपको थोड़ा जल्दी लग रहा है वीडियो तो, ठीक है. देन द मेन थिंग अराइव्स इन दिस चैप्टर, देयर आर मेनली टू सोर्सेज ऑफ एनर्जी. ओके, अब हम एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे. चैप्टर का नाम इसमें भी इंक्लूड करता है पावर एनर्जी. ओके, तो कन्वेंशनल सोर्सेज एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, ये दो चीज़ें हैं, एनर्जी के दो टाइप्स हैं. कन्वेंशनल को आप बोल सकते हैं जो पारंपरिक तरीके से यूज़ किए जाते हैं, जो बहुत पहले से यूज़ करना शुरू कर दिया था, और इसको हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज भी बोल सकते हैं. ऐसे रिसोर्सेज जो एक टाइम के बाद ख़त्म हो जाएंगे, हम उसको रिन्यू नहीं कर सकते. और नॉन कन्वेंशनल कौन से होते हैं, जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, हम किसी ना किसी तरीके से उसको वापस ला सकते हैं एक टाइम में, ठीक है, और उसको ध्यान से अगर यूज़ करें तो. इफ़ यू टॉक अबाउट द कन्वेंशनल सोर्सेज फर्स्ट, ओके, इन कॉमन यूज़ फॉर लॉन्ग, फायरवुड एंड फॉसिल फ्यूल. ओके, तो लोग घर पे खाना बनाने के लिए लकड़ी का यूज़ करते हैं, ये भी एक तरह का कन्वेंशनल सोर्सेज हो गया. ओके, फायरवुड, कुकिंग एंड हीटिंग. तो गांव 50% विलेज जो है वहाँ पे क्या होता है, कन्वेंशनल सोर्स, ये कुकिंग एंड हीटिंग, फायरवुड को ज़्यादा यूज़ में लिया जाता है. देन फॉसिल फ्यूल्स है. ओके, कोल, पेट्रोल, नेचुरल गैस. अब ये क्या है, नॉन रिन्यूएबल है, ये एक टाइम के बाद ख़त्म हो जाएंगे अर्थ पर से, ठीक है. कोल, पेट्रोल, इसको हम बचा नहीं पाएंगे, एक लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल है, एंड दीज आर द स्कैंटीएस्ट रिसोर्सेज विच इज़ नॉट करेंटली अवेलेबल ऑन द अर्थ इटसेल्फ. ओके, अब इसके एडवांटेज क्या है. एडवांटेज की बात करें तो इजी एक्सेस है, इजीली अवेलेबल है, फायरवुड जो लकड़ी होती है, ठीक है. देन प्रोवाइड्स एनर्जी, एनर्जी मिलती है टू लार्ज नंबर ऑफ पीपल, सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ पीपल्स को इसमें एनर्जी प्रोवाइड होती है. और इसके डिसएडवांटेज की बात करें तो कलेक्शन इज़ टाइम कंज्यूमिंग. तो ऐसे पेड़ों को, ऐसे लकड़ी को कलेक्ट करने के बहुत टाइम की रिक्वायरमेंट होती है, अलग अलग एरियाज में विजिट करना पड़ता है, फॉरेस्ट एरियाज. पोल्यूटिंग, ऑब्वियसली लकड़ी जलाओगे धुआं निकलेगा, पोल्यूशन तो होता ही है. ओके, ग्रीन हाउस गैस एमिशन आप बोल सकते हो. देन प्रमोटिंग ग्रीन हाउस इफेक्ट, अगेन वही चीज़ मैंने बोला, ग्रीन हाउस एमिशन, पोल्यूशन होता है. एंड डिफॉरेस्टेशन, ऑब्वियसली आप फॉरेस्ट में से लकड़ियाँ ला रहे हो तो वहाँ पे पेड़ कम होंगे, फॉरेस्ट एरिया रेड्यूस होता रहेगा, तो डिफॉरेस्टेशन होगा एक तरह से. कोल जो है, इफ़ यू टॉक इन डिटेल अबाउट कोल, तो डोमेस्टिक यूज़ के लिए इसको यूज़ में लाया जा सकता है, डोमेस्टिक पर्पस के लिए. इससे इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट करी जाती है, थर्मल पावर प्रोजेक्ट जो होते हैं. इसको बरीड सनशाइन के नाम से भी जाना जाता है. अगर आपको ऐसे पूछ लिया जाए कि व्हाट इज़ बरीड सनशाइन, एक्सप्लेन, तो ये कोल के बारे में ही पूछा है, कंफ्यूज मत होना इसके बारे में, ठीक है. इट इज़ मेनली अवेलेबल इन चाइना, यूएसए, जर्मनी, रशिया, साउथ अफ्रीका एंड फ्रांस. एंड इंडिया में कहाँ कहाँ पे अवेलेबल है, रानीगंज, झरिया, धनबाद एंड बोकारो इन झारखंड. अब कोल के फ़ायदे और नुकसान क्या है. इफ़ यू टॉक अबाउट एडवांटेजेस ऑफ कोल, एक्सटेंसिवली अवेलेबल, मतलब आपको हर कहीं पे ये कोल इजीली अवेलेबल हो जाएगा. ओके, ऐसा कोई रेयर मिनरल नहीं है ये. एंड एफिशिएंट कन्वर्जन ऑफ टू इलेक्ट्रिसिटी, इससे इजीली इलेक्ट्रिसिटी को हम कन्वर्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी में, ठीक है, कोल को. अब इसके डिसएडवांटेज की बात करें, ऑब्वियसली पोल्यूशन ज़्यादा होता है, इससे पोल्यूटिंग सोर्स है, बहुत धुआं होता है, जो विच इज़ हार्मफुल एंड हजार्डस फॉर अवर हेल्थ ऑल्सो.
bulky to transport. Obviously these are the in the form of in the shape of stones. Okay, बड़े बड़े होते हैं, तो उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए हाई वेट भी होता है इसका, तो ये थोड़ा मुश्किल पड़ जाता है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाता है इससे, ठीक है। नेक्स्ट जो है कन्वेंशनल सोर्सेज में पेट्रोलियम। ओके, तो इसको थिक ब्लैक लिक्विड भी बोलते हैं पेट्रोल को, ठीक है, ब्लैक लिक्विड। अब पेट्रोलियम ये दो वर्ड से मिलके बना है। इट कंटेन्स टू वर्ड्स, पेट्रा प्लस ऑयलम। ओके, पेट्रा का मतलब है रॉक, प्लस ऑयलम का मतलब है ऑयल। ओके, इस तो रॉक ऑयल, पेट्रोलियम को बोलते हैं रॉक ऑयल। ऐसा क्या बोलते हैं? क्योंकि ये जो अवेलेबल होता है, इसको कहाँ से एब्जॉर्ब किया जाता है ये पेट्रोलियम ऑयल को? जैसे पहाड़ी इलाके जो होते हैं, ठीक है, पहाड़ी इलाके, तो बीच में जो दरारें होती है, लेयर्स जो होती है पहाड़ों में, तो इसके बीच में से इसको एब्जॉर्ब किया जाता है, अंदर ड्रिलिंग करके ऑयल्स को निकाला जाता है, ठीक है। सो दैट इज़ वाई इट कंसिस्ट ऑफ मेनली टू वर्ड्स, पेट्रा प्लस ऑयलम, रॉक प्लस ऑयल। तो रॉक लेयर्स के बीच में से निकालते हैं, इसलिए इसको रॉक ऑयल बोलते हैं। ब्लैक गोल्ड भी बोलते हैं। ऑब्वियसली आज के टाइम पे पेट्रोल और ऑयल की कीमत बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा वैल्यू है। अभी भी लोग कम्प्लीटली इलेक्ट्रिसिटी पे शिफ्ट नहीं हुए हैं, सो दैट इज़ वाई पेट्रोल की बहुत वैल्यू है, इसलिए इसको ब्लैक गोल्ड भी बोलते हैं। ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया, कतर, वेनेजुएला, यूएसए, अल्जीरिया एंड रशिया जो है मेजर प्रोड्यूसर्स हैं ऑयल के। यूएसए में इतना प्रोडक्शन नहीं है, बट इन्होंने इतना कंजर्व करके रखा है, रिजर्व करके बहुत रखा है। पेट्रोल इतना जमा कर लिया है यूएसए ने कि वो खुद एक्सपोर्ट करता है दूसरी जगह पे। इफ़ यू टॉक अबाउट इंडिया, इंडिया में कहाँ कहाँ पे पेट्रोलियम रिसोर्सेज अवेलेबल हैं? डिगबोई इन असम, बॉम्बे हाई इन मुंबई एंड डेल्टाज ऑफ कृष्णा एंड गोदावरी रिवर्स। ओके, तो कृष्णा और गोदावरी रिवर्स के जो डेल्टाज होते हैं वहाँ के एरियाज जो आसपास के, तो वहाँ पे भी अवेलेबल हो जाएगा। पेट्रोल के अगर फ़ायदे और नुकसान की बात करें, एडवांटेज डिसएडवांटेज, ऑब्वियसली ईजियर टू ट्रांसपोर्ट, टैंकर्स होते हैं तो उसमें भर भर के आसानी से एक जगह से दूसरी जगह तक ले जा सकते हैं। बेसिस ऑफ पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री, ऑब्वियसली देर आर सो मेनी इंडस्ट्रीज विच आर करेंटली डिपेंडेड ऑन ओनली पेट्रोलियम मिनरल। ओके, तो उनके सर्वाइव करने का एक जरिया है, तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स विच आर मेनली वाइडली इंपॉर्टेंट फॉर पेट्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। नुकसान क्या है? डिप्लीशन ऑफ ऑक्सीजन ड्यू टू ऑयल स्पिलेज एंड गैस लीकिंग। ऑब्वियसली इसमें एक तरह से गैस भी होती है ऑयल्स में, ठीक है, तो वो पूरे एटमॉस्फेयर में स्प्रेड आउट होती है, तो जिससे ऑक्सीजन की अमाउंट कम होती है या प्योरीफिकेशन कम हो जाती है। पोल्यूटेंट्स रिलीज्ड कॉज एसिड रेन। ओके, तो पोल्यूटेंट्स रिलीज होते हैं इसमें, जो धुआं निकलता है इसमें से, ठीक है, जिससे एसिड रेन होती है। एसिड रेन से क्या होता है? विच इज़ हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ। ओके, और हमारे शरीर के लिए भी ख़राब होती है एसिड रेन जो होती है। एक्सप्लोरेशन ऑफ न्यू फ्यूल इज़ नॉट ईजी। ऑब्वियसली जो पेट्रोलियम वेल्स है, जो कुएँ खोदे गए हैं पेट्रोल के लिए, ऑयल्स के लिए, ये लिमिटेड हैं और अभी भी ज़्यादा इतना अमाउंट में अवेलेबल है नहीं पेट्रोल इस दुनिया में, ठीक है। जहाँ पे अवेलेबल वहाँ पे सस्ता है, इंडिया में अवेलेबल इतना नहीं है तो महंगा है, ठीक है, और एक टाइम के बाद ख़त्म हो जाएगा। इट इज़ स्कैंटियस्ट रिसोर्सेज, आप बोल सकते हो नॉन रिन्यूएबल है। ओके, देन लेट्स टॉक अबाउट द नेचुरल गैस। नेचुरल गैस ये भी एक तरह से कन्वेंशनल सोर्सेज में आती है, पेट्रोलियम डिपॉजिट्स के साथ ही होती है नेचुरल गैस। जब पेट्रोलियम को निकालने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पे नेचुरल गैसेस होते हैं जिसको उनको भी कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। रशिया, नॉर्वे, यूके और नीदरलैंड्स में वाइडली यूज़ किया जाता है नेचुरल गैस का। इंडिया में कहाँ कहाँ पे नेचुरल गैस आपको अवेलेबल होगी या फिर कहाँ पे फाइंड आउट की जा सकती है? जैसलमेर है, कृष्णा गोदावरी डेल्टा। कृष्णा गोदावरी आप बोल सकते हो पेट्रोलियम के लिए भी इंपॉर्टेंट है और नेचुरल गैस के लिए भी। त्रिपुरा है एंड ऑफ शोर इन मुंबई। Then CNG, okay, CNG which is very much important, compressed natural gas, CNG गैस, okay, हल्की होती है, इको फ्रेंडली है और पॉल्यूशन भी बहुत कम होता है इन कंपैरिजन विद द पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। ओके, तो CNG एक नेचुरल गैस है, बहुत अच्छी गैस होती है ये। इफ़ यू टॉक अबाउट द फायदे क्या है, नुकसान क्या है इसके, एडवांटेज डिसएडवांटेज, प्रोज एंड कॉन्स यू कैन से, तो इसके फ़ायदे तो यही है नेचुरल गैस के, इजी टू ट्रांसपोर्ट, पाइपलाइंस हम क्रिएट कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह गैस आराम से ट्रांसफ़र हो जाएगी या ट्रांसपोर्ट हो जाएगी। क्लीनर देन ऑयल एंड कोल, तो ऑयल और कोल से ज़्यादा क्लीन होती है ये गैस। ओके, सो ज़्यादा प्योरीफिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। चीपर देन ऑयल, तो ऑयल से अगर कंपेयर किया जाए तो ऑयल ज़्यादा महंगा पड़ता है, जबकि ये जो गैस होती है नेचुरल गैस, ये सस्ती होती है। नुकसान क्या है, डिसएडवांटेज है, डिप्लीशन ऑफ ऑक्सीजन ड्यू टू ऑयल स्पिलेज एंड गैस लीकेज। अगेन ऑक्सीजन कम होती है, ओके, क्योंकि गैस ऑब्वियसली मिक्सअप होगी, लीक होगी, तो ये दिक्कत आएगी। और अगेन इससे भी एसिड रेन का प्रॉब्लम होता है। ओके, पोल्यूटेंट्स रिलीज होते हैं
देन एक्सप्लोरेशन ऑफ न्यू फ्यूल इज़ नॉट ईजी, तो यही चीज़ हो गई, फ्यूल नहीं मिलेगा तो उसमें जो नेचुरल गैस कंसिस्ट होती है वो भी नहीं रहेंगी, ठीक है, तो नेचुरल गैस भी एक तरह से ख़त्म हो जाएंगी फिर। देन वी कैन टॉक अबाउट द हाइडल पावर। हाइडल पावर आप बोल सकते हो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर, जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो कैसे इसको पावर जनरेट करते हैं, रेन वाटर जो डैम्स क्रिएट किए जाते हैं नदी में, ठीक है, तो रेन वाटर इन डैम्स फॉल फ्रॉम हाइट्स ऑन टर्बाइन एंड इट मूव्स। तो एक सर्टेन हाइट से जब वो पूरा फोर्स जो होता है, वेव्स जब नीचे गिरती है पानी की, तो नीचे टर्बाइन सेट किए हुए होते हैं, ओके। जब एक फ्लो नीचे गिरता है पानी का, नीचे जो टर्बाइंस होते हैं पूरे, ठीक है, तो ऐसे सेट किए जाते हैं, तो जैसे ही ये वेव्स, ये फोर्स पूरा उनके ऊपर गिरता है, ये एक तरह से घूमने लगती है, ठीक है, ये पूरी, तो जिससे क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है जब टर्बाइन घूमते हैं। टर्न जनरेटर को ऑन कर देता है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। ऑलमोस्ट 1/4 ऑफ टोटल वर्ल्ड्स इलेक्ट्रिसिटी बाय हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, ओके। तो हाइड्रो पावर से अगर बात की जाए तो 25% दुनिया की इलेक्ट्रिसिटी किससे जनरेट होती है, इससे ही जनरेट होती है, हाइड्रो पावर से, ठीक है, हाइडल पावर बोल सकते हो आप। कहाँ पे मेनली अभी ज़्यादा वाइडली यूज़ हो रहा है ये, पैराग्वे, नॉर्वे, ब्राज़ील एंड चाइना। इंडिया में कहाँ कहाँ पे है ये, भाखरा नांगल, गांधी सागर, नागार्जुन सागर एंड दामोदर वैली, ये सारी नदियाँ वगैरह हैं, यहाँ पे जो फोर्स ज़्यादा होता है यहाँ पे हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। अब इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है, एडवांटेज यही है कि पोल्यूशन नहीं होता, प्रमोट्स इरिगेशन एंड फिशिंग, ओके। तो सिंचाई का काम आसानी से हो जाता है आसपास के जो खेत होते हैं उससे, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पे इजीली अवेलेबल हो जाएगी। फिशिंग का काम होता है और सस्ता है ये एक तरह से, ठीक है, ये मेन चीज़ है, सस्ता है, महंगा नहीं है ये प्रोजेक्ट। डिसएडवांटेज क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोकल कम्युनिटी। ऑब्वियसली डैम्स बनते हैं तो वहाँ पे पानी जमा हो जाएगा, तो पानी जमा होता है तो वहाँ पे बाढ़ आने का खतरा बढ़ जाता है, ठीक है, तो लोकल कम्युनिटी को वहाँ पे हटाना पड़ता है, वहाँ पे लोग रह नहीं सकते जहाँ पे ये प्रोजेक्ट्स वगैरह एस्टेब्लिश किए गए हैं या फिर इम्प्लीमेंट किए गए हैं। एक्सपेंसिव टू सेटअप, इलेक्ट्रिसिटी सस्ते में जनरेट होती है, बट इसको सेटअप करने में बहुत पैसा लगता है, ठीक है, बाद में जब प्रोडक्शन किया जाता है वो सस्ता है, बट इसको एक बार सेट करने के लिए, ये पूरी चीज़ वहाँ पे लगाने के लिए बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है, विच इज़ नॉट गुड फॉर दिस। नाउ वी विल टॉक अबाउट द नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज। अब तक तो हम कन्वेंशनल सोर्सेज की बात कर रहे थे, नाउ द नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉक अबाउट द सोलर एनर्जी। अब इसमें कौन कौन सी होती है, सोलर एनर्जी भी आती है, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, विच आर रिन्यूएबल, और इसको रिन्यूएबल सोर्सेज भी बोलते हैं, ओके। कन्वेंशनल को नॉन रिन्यूएबल बोलते हैं और नॉन कन्वेंशनल को रिन्यूएबल रिसोर्सेज भी बोल सकते हो। नाउ वी विल टॉक अबाउट द सोलर एनर्जी। यू ऑल नो सोलर प्लेट्स होती है, घरों पे लगी होती है, बहुत जगह पे लगी होती है, सनशाइन जो होती है, सन रेस को सीधा ऑब्जर्व करता है ये, ठीक है। सोलर हीटर्स होते हैं, सोलर कुकर्स भी होते हैं आजकल, सोलर ड्रायर्स होते हैं। इवन अवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी आर ऑल्सो प्रमोटिंग द यूज़ ऑफ सोलर, ओके। सोलर को ज़्यादा यूज़ करो, सोलर एनर्जी को। फ़ायदे यही है कि इनएग्जॉस्टिबल है, ये कभी ख़त्म नहीं होगा, सन रेज है वो तो आती रहेंगी, ओके, तो ये कभी ख़त्म तो होने नहीं वाली, हमेशा यूज़ कर सकते हैं। पॉल्यूशन नहीं होता इससे कोई भी। नुकसान क्या है, महंगा है, ऑब्वियसली एक सोलर पैनल बहुत ही महंगा होता है, अराउंड समथिंग बहुत ही महंगा होता है। देन डिफ्यूज्ड सोर्स, सो गेट्स वेस्टेड। अब क्या होता है कि एक लिमिटेड क्वांटिटी तक ही ये एक एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, जितना ये इसका कैपेबल है, कैपेसिटी उतना। तो मोस्ट ऑफ द जो सूरज की जो एनर्जी है, सन रेज है, वो वेस्ट हो जाती है, वो ज़्यादा यूज़ में आती नहीं है, ठीक है, तो ये एक तरह से डिसएडवांटेज है इसका। देन नेक्स्ट विंड एनर्जी। ऑब्वियसली विंड एनर्जी, बड़े बड़े पंखे लगे होते हैं, माउंटेन एरिया जो ओपन प्लेन एरियाज होते हैं, ठीक है, जो प्लेन एरियाज होते हैं, पंखे जैसे हवा चलती है वैसे इसका क्या है, ये घूमता रहता है ये, ठीक है। सो लाइज इन कोस्टल एरियाज एंड माउंटेन पासेस, मेनली यही ज़्यादा कहाँ पे विंड एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है, कौन कौन से देश में, नीदरलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, यूके, यूएस एंड स्पेन में ज़्यादा एनर्जी ऐसी प्रोड्यूस की जाती है। इसके भी फ़ायदे और नुकसान हैं। एडवांटेज क्या है, ऑब्वियसली पोल्यूशन नहीं होता है, लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वन सेटअप। एक बार इसको सेटअप कर दिया तो फिर जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन का जो कॉस्ट है वो बहुत कम होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का। देन सेफ एंड क्लीन, सेफ है, ऑब्वियसली एक जगह पे रहते हैं खाली एरिया पे और वहाँ पे वो पंखे घूमते रहते, तो क्लीन है, कोई कचरा वगैरह, वेस्टेज मटेरियल कुछ भी नहीं निकलता है। नुकसान क्या है इसके, प्रॉब्लम्स जो है, कौन सी बात करें, नॉइस पोल्यूशन। ऑब्वियसली बड़े बड़े पंखे होते हैं ये, ठीक है, तो जब घूमते हैं तो बहुत ही ज़्यादा आवाज़ होती है। विंड मिल्स कॉस्टली टू सेटअप, और अगेन इसमें भी सेम चीज़ आ गई जैसे हाइड्रो पावर में होती थी
किसको लगाना महंगा है, इसको सेटअप करना है, ला के खरीद के लगाना पूरा प्रोजेक्ट, वो महंगा पड़ता है, बट एक बार लग गया तो उसके इससे इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करना सस्ता पड़ता है, ठीक है। तो इसको सेटअप करना बहुत महंगा है। और ये बहुत बार क्या करती है, जो रेज होती है, रेडियो एक्टिव रेज या फिर टीवी रिसेप्शंस जो होते हैं, तो सिग्नल्स में इंटरफेयर करती है ये विंड एनर्जी जो होती है, तो इससे सिग्नल्स में प्रॉब्लम होती है ऑब्वियसली। एंड इट इज़ ऑल्सो हार्मफुल फॉर बर्ड्स, चिड़िया वगैरह उड़ती है तो बहुत बार खतरा रहता है, मर भी सकती है अगर इससे टकरा वगैरह जाए तो ये एक तरह का डिसएडवांटेज है। देन थर्मल एनर्जी। ओके, जियोथर्मल एनर्जी, ज़मीन के अंदर से ये एनर्जी को प्रोड्यूस किया जाता है, मेनली हाउस होल्ड पर्पज़ के लिए भी यूज़ होता है, ठीक है। टेम्परेचर इन इंटीरियर ऑफ अर्थ राइजेस, इंटीरियर का अर्थ का जो टेम्परेचर है उसको गर्म होता है। और हॉट स्प्रिंग्स, ओके, कुकिंग बाथिंग, जो धुआं वगैरह निकलता है अंदर से, खाना वगैरह बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, बाथिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। यूएसए इज़ द लार्जेस्ट यूएसए में सबसे लार्जेस्ट जियोथर्मल पावर प्लांट्स मिल जाएंगे आपको, पावर प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे। देन फिलीपींस है, आइसलैंड है, न्यूजीलैंड है, सेंट्रल अमेरिका है, वहाँ पे आपको जियोथर्मल एनर्जी प्रोडक्शन ज़्यादा क्वांटिटी में मिलेगी। इंडिया में कहाँ कहाँ पे फिलहाल हो रहा है, ज़्यादा नहीं हो रहा है। एक तो मणिकरण, ओके, मणिकरण में हो रहा है, एंड प्यूगा लद्दाख में हो रहा है, ठीक है। इसके भी फायदे और नुकसान हैं। एडवांटेजेस इफ वी टॉक अबाउट, क्लीन एंड इको फ्रेंडली एंड ऑलवेज अवेलेबल। ऑब्वियसली अगर ये हमेशा ये अवेलेबल रहता है, अंदर का जो पूरा इंटीरियर होता है वो गर्म रहता है इसलिए, और इको फ्रेंडली क्लीन होता है, इसमें कोई प्रॉब्लमेटिक पोल्यूशन वगैरह की बात नहीं है। देन डिसएडवांटेज क्या है इसके, लोकेटेड फार अवे फ्रॉम सिटीज़ एंड सो कॉस्टली ट्रांसपोर्ट द इलेक्ट्रिसिटी। ऑब्वियसली ये गाँवों में ज़्यादा ये होता है, सिटी एरिया से दूर ये प्रोड्यूस किया जाता है, तो इस इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसपोर्ट करना सिटीज़ में, ओके, ये बहुत ही महंगा हो जाता है, बहुत ही कॉस्टली होता है, ठीक है। तो एक तरह का इसका नुकसान है ये। टीडल एनर्जी, यू कैन सी हियर इजीली द, ओके, लो tidal एनर्जी यूज्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। तो एनर्जी फ्रॉम टाइड्स बिल्ड डैम्स, डैम्स होते हैं, डैम्स के नीचे ऐसे टर्बाइंस क्रिएट किए जाते हैं, पंखे क्रिएट किए जाते हैं। बिल्ड डैम्स एट सी ओपनिंग्स, जहाँ से सी ओपनिंग्स होती है, ठीक है। रशिया, फ्रांस, गल्फ ऑफ कच्छ में है इंडिया में, और बाहर कौन कौन सी कंट्रीज में, रशिया और फ्रांस में। तो जब पानी का फोर्स यहाँ आप देख सकते हैं नीचे से जाता है तो ये टर्बाइंस घूमते हैं, ठीक है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। ओके, यू कैन सी इजीली सी है, जनरेटर और टर्बाइन है, ये दे रखा आपको, जनरेटर है, तो जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। इसके फ़ायदे क्या है, पोल्यूशन नहीं होता है, इनएग्जॉस्टिबल है, ये कभी ख़त्म नहीं होगा, ठीक है, ये कंटिन्यूस, हम रीयूज़ कर सकते हैं इसको, रिन्यूएबल है। डिसएडवांटेज यही है, डिस्ट्रॉयज वाइल्ड लाइफ हैबिटेट। ओके, तो वहाँ के आसपास की जो वाइल्ड लाइफ होती है उसको खतरा रहता है। ओके, पानी वगैरह जो फोर्स ज़्यादा होता है इसका, खींचता है ये पानी को एक्चुअली, इसीलिए। डिफ़िकल्ट टू हार्नेस, वहाँ पे आसपास सिंचाई वगैरह नहीं कर सकते, या फिर इसको मेंटेन रखना मुश्किल है, ठीक है, डिफ़िकल्ट टू हार्नेस। इसको भी सेटअप करने में ज़्यादा पैसा लगता है, एक तरह से आप बोल सकते हो। देन बायोगैस एनर्जी, ओके, बायोगैस एनर्जी वाइडली फेमस है, गाँव में भी ज़्यादा यूज होता है बायोगैस, आपने सुना होगा, घर पे चूल्हे वगैरह भी जलाते हैं इससे। ओके, डेड प्लांट एंड एनिमल मटेरियल, एनिमल डंग एंड किचन वेस्ट। ओके, तो किचन में बहुत जगह आपने देखा होगा गाँव में, ओके, स्पेशली जो फार्मर्स होते हैं वो अपने घरों में बायोगैस ज़्यादा यूज़ करते हैं चूल्हे वगैरह जलाने के लिए। एनर्जी सेव्ड इज़ एनर्जी जनरेटेड, तो जो वहाँ ज़मीन के अंदर से इसको निकालते हैं, देखो आप देख सकते हैं, गैस टैंक है, इसमें पूरा गैस को इंक्लूड किया जाता है, फर्टिलाइज़र ये डाले जाते हैं एक तरफ, ठीक है, तो उसकी गैस जो होती है यहाँ से इसमें इकट्ठा हो जाती है, पास आउट होती है। देन इसके फ़ायदे क्या है, बहुत सस्ता है, लो कॉस्ट है, आसानी से ऑपरेट कर सकते हैं। ओके, जो वेस्ट निकलता है, बायो वेस्ट, उसको ही यूज़ में हम वापस से ला सकते हैं, तो बहुत अच्छी चीज़ है। इसके नुकसान क्या है, कॉजेज ग्रीन हाउस इफेक्ट। ऑब्वियसली ये गैस है, मिक्स होगी एटमॉस्फेयर में, तो एटमॉस्फेयर को थोड़ा सा हार्मनेस होगा इससे, सो ये एक तरह से डिसएडवांटेज इसका, ग्रीन हाउस इफेक्ट है। न्यूक्लियर एनर्जी अभी भी डिबेटेड है, वी कैन नॉट से इन फिक्स वर्ड्स दैट वेदर इट इज़ रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल, ये अभी भी फिक्स नहीं किया गया, अभी भी इस पर बहस चलती रहती है, ठीक है, कि ये रिन्यूएबल है या नहीं है। सो न्यूक्लियर एनर्जी, ये उसका पूरा ये प्रोजेक्ट दे रखा है, देखो आप देख सकते हो इसको। ओके, ये प्लेटफॉर्म फ्यूजन वगैरह होता है, ये जनरेटर है यहाँ पे,
ठीक है। ये टर्बाइन से घूमते हैं न्यूक्लियर एनर्जी। ये गर्म पानी जो है, न्यूक्लियर रिएक्टर लगा हुआ है यहाँ पे, ओके, हीट फ्रॉम फ्यूजन, गर्म करता है पानी को, हॉट वाटर फिर यहाँ पे जाता है, ओके, स्टीम होता है, यहाँ पे जाता है, इसका जो धुआं है यहाँ से यहाँ पे जाता है, फिर टर्बाइन घूमते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है फिर इससे, ठीक है। फ्यूजन में फ्यूजन रिएक्शन, यूरेनियम और थोरियम ज़्यादा यूज में होता है। इसके सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर कौन है? यूएसए एंड यूरोप, ओके। देन यूरेनियम अगर बात करें तो यूरेनियम ज़्यादा कहाँ पे मिल जाएगा? राजस्थान और झारखंड में, ओके। थोरियम कहाँ पे मिलेगा? मोनेजाइट इन केरला। देन कल्पक्कम इन तमिलनाडु, तारापुर इन महाराष्ट्र, राणा प्रताप सागर नियर कोटा इन राजस्थान, नरोडा इन यूपी, कायगा इन कर्नाटका, ओके। यहाँ पे ये सारे सोर्सेज अवेलेबल हो जाते हैं। तो एडवांटेज इसके क्या? एमिट्स लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, मतलब इसका एक ही फ़ायदा है कि इससे बहुत ही हाई अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा होती है, एक, ठीक है। और इसके डिसएडवांटेज क्या है? जनरेट्स रेडियो एक्टिव वेस्ट एंड एक्सपेंसिव, बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है ये सारा प्रोजेक्ट सेटअप करना, ठीक है, बहुत ही एक्सपेंसिव होती है। गवर्नमेंट चाहे तो कर सकती है, उनके पास पैसा रहता है। एंड जनरेट्स रेडियो एक्टिव वेस्ट, ऑब्वियसली रेडियो एक्टिव वेस्ट इसमें ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, विच इज़ हार्मफुल फॉर द एटमोसफियर एज वेल एज द ह्यूमन हेल्थ, ओके। सो दिस वाज योर चैप्टर। इसको थोड़ा सा शॉर्ट में निपटाया है। अगर आपको लग रहा है कि वीडियो थोड़ा स्पीड था तो पॉज करके भी देख सकते हो उसको, ठीक है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। इसमें मेनली मिनरल्स के बारे में बताया गया है, कहाँ कहाँ पे अवेलेबल है, और एनर्जी के बारे में बताया गया है, कौन कौन से तरह की एनर्जी होती है, पावर एनर्जी जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, और कहाँ पे एक्चुअल में फ़िलहाल एनर्जी को प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है, अलग अलग तरह की जो एनर्जी होती है। इसको और डिटेल में समझना है तो आप इसके चैप्टर के बाद एक वीडियो भी देख सकते हैं, ओके। मैं डाल रहा हूँ वीडियो। Introduction. Can anybody tell me what happens when we keep a bowl full of petrol open in a room? The petrol will evaporate, teacher. That is correct. You see that the energy generated by petrol is evaporated in the environment, but in a form that is not usable. However, if we use the same petrol in our bike, the petrol is converted into an energy source that is usable. Children, in this lesson, we will learn about the conventional sources of energy and the non-conventional sources of energy and its impact on the environment. Objectives. At the end of this lesson, you will be able to identify conventional sources of energy, identify the non-conventional sources of energy, describe the environmental consequences, explain the duration of the energy sources. A good energy source. In your day-to-day life, you need a lot of energy throughout the day. All physical activities that you perform require energy. Also, this energy comes from a source that would give you the required energy to perform any activity. You need to keep in mind that any good energy source must assist you in performing a large volume of work, be easily available, be easy to store and move from one location to another, be affordable. Conventional sources of energy, fossil fuels. Fossil fuels are generated by natural processes. They include a high percentage of carbon. These are non-renewable sources of energy as they take millions of years to form. The reserves of these fuels are reducing at an alarming rate. The types of fossil fuels are coal, petroleum, natural gas, heavy crude oil. Conventional sources of energy, thermal power plants. A thermal power plant is an industry where energy is generated by steam. Here, water is heated and then it is turned into steam. This in turn spins a steam turbine, driving an electrical generator. After it passes through the turbine, the steam is condensed in a condenser and recycled to where it was heated. Conventional sources of energy, hydropower plants. Hydropower plants generate electricity from the energy of falling water. Hydropower is a renewable source of energy. The advantages of hydroelectricity are: the cost of hydroelectricity is low. Hydroelectric power supply
is most suitable for industrial applications. No carbon dioxide is produced as no fossil fuels are burnt. Did you know? Burning fossil fuels generates around 21.3 billion tons, 21.3 gigatons of carbon dioxide, CO2, per year. Natural processes can only absorb about half of that amount. As you can see, there is a net increase of 10.65 billion tons of atmospheric carbon dioxide per year. Biomass. Biomass is a renewable energy source and is generated from biological material that is derived from living or recently living organisms. As an energy source, it is either used directly or converted into other energy products such as biofuel. For example, forest residues such as dead trees, branches and tree stumps, yard clippings, wood chips and even municipal solid waste. Biomass also includes plant or animal matter that can be converted into fibers or other industrial chemicals. Wind energy. Wind power is the conversion of wind energy into a useful form of energy, using wind turbines to make electricity, windmills for mechanical power, wind pumps for water pumping or drainage, or sails to propel ships. A large wind farm consists of several hundred individual wind turbines that are connected to the electric power transmission network. Offshore wind farms harness more frequent and powerful winds than are available to land-based installations. They have less visual impact on the landscape, but construction costs are considerably higher. Small onshore wind facilities provide electricity to isolated locations, and utility companies increasingly buy back surplus electricity produced by small domestic wind turbines. Did you know? All large wind turbines have the same design, a horizontal axis wind turbine with an upwind rotor with 3 blades, attached to a nacelle on top of a tall tubular tower. In a wind farm, individual turbines are interconnected with a medium voltage power collection system and communications network. At a substation, this medium voltage electric current is increased in voltage with the transformer for connecting to the high voltage electric power transmission system. Alternate energy sources. As we progressed, our day-to-day life activities also changed. We now get most of our work done by machines. Due to this, we need to look for alternate sources of energy as our natural resources are not sufficient to provide for the energy in our machines. Examples include solar energy, energy from the sea, geothermal energy, nuclear energy. Solar energy. Solar energy is derived from the radiant light and heat of the sun. It has been used by humans since ancient times for a range of technologies. Solar energy is used for architecture and urban buildings. Solar energy is also used for heating water in our day-to-day life, where the solar hot water systems use sunlight to heat water. In low geographical latitudes, the domestic hot water usage is provided for with temperatures up to 60 degrees Celsius by solar heating systems. The most common types of solar water heaters are evacuated tube collectors and glazed flat plate collectors, generally used for domestic hot water, and unglazed plastic collectors used mainly to heat swimming pools. Energy from the sea. Tidal energy. Tidal energy is a form of hydropower that converts the energy of tides into electricity. This is a renewable source of energy. Tidal energy is extracted from the oceanic tides. Tidal forces are periodic variations in gravitational attraction exerted by the moon. This force creates motions or currents in the oceans. Due to the strong attraction to the oceans, the water level rises. This leads to the water from the middle of the ocean to move towards the shorelines, creating a tide. This is an unfailing occurrence due to the consistent pattern of the moon's orbit around the Earth.
The energy generated by the tide is saved by constructing a dam on a narrow opening to the sea. A turbine is then fixed at the opening of the dam that converts this tidal energy to electricity. Energy from the sea. Wave energy. Wave energy is the generation of energy by oceanic waves. We can capture this energy to do useful work. For example, electricity generation, water desalination, or the pumping of water into reservoirs. Waves are generated by wind passing over the surface of the ocean. As long as the waves move slower than the wind speed above the waves, there is an energy transfer from the wind to the waves. Both air pressure differences between the upwind and the wave crest, as well as friction on the water surface by the wind, makes the water undergo shear stress that causes the growth of the waves and in turn helps in generating wave energy. Energy from the sea. Ocean thermal energy. Ocean thermal energy uses the temperature difference between cooler deep surface and warmer shallow surface ocean waters to run a heat engine and produce useful form of energy, mainly electricity. The heat engine gives greater efficiency and power when it is run with a large temperature difference. In the oceans, the temperature difference between surface and deep water is greater in the tropical areas, and other areas it is a modest 20 to 25 degrees Celsius. After the surface water is sufficiently warm, it is used to boil volatile liquid ammonia. The vapors of ammonia are then used to run a turbine. The cold water is then pumped from the depths of the ocean and is used to condense the ammonia vapor back to the liquid. Did you know? The Earth receives 174 petawatts of solar radiation at the upper atmosphere. Approximately 30% is reflected back to space, while the remaining 70% is absorbed by clouds, oceans, and land masses. Geothermal energy. Geothermal energy is thermal energy generated and stored in the earth. Molten rocks are formed in the deeper hot regions of Earth's crust. Heat conducts from the Earth's core to the surrounding cooler rock. The high temperature and pressure causes some rock to melt. This heats the rock and water in the crust, sometimes up to 370 degrees Celsius. Geothermal energy is used for hot springs and space heating. Nuclear energy. Nuclear energy uses sustained nuclear fission to generate heat and electricity. It is a sustainable energy source that reduces carbon emissions. Nuclear energy is generated by a process called nuclear fission. In this process, the nucleus of heavy uranium, plutonium, or thorium is bombarded with low-energy neutrons. This atom is then split into lighter nuclei. A tremendous amount of energy is released. For example, the fission of an atom of uranium produces 10 million times the energy produced by the combustion of an atom of carbon from coal. Environmental consequences. Using any source of energy affects the environment around us. Therefore, before exploiting any energy source, ensure that it does not disturb the environmental balance and is harnessed judicially. Renewable sources of energy last for as long as they keep generating, whereas non-renewable energy runs out. We have to be judicious in our selection of energy, the purpose of the energy being used, and the actual usage of the energy. Summary. Let us summarize what we have learnt. Using a good source of energy is advantageous. Conventional sources of energy include fossil fuels, thermal power plants, and hydropower plants. The conventional sources of energy improved with the use of biomass and wind energy. Solar energy, energy from the sea, geothermal energy, and nuclear energy are all alternate sources of energy. Renewable sources of energy last for as long as they keep generating, whereas non-renewable energy runs out. We have to be judicious in our selection of energy, the purpose of the energy being used, and the actual usage of the energy, so as to avoid affecting the environment around us.
आई होप आपने ये वीडियो देख लिया होगा. अगर नहीं भी देखा हो तो ध्यान से देख लीजिएगा एंड लिसन टू इट प्रॉपरली ऑल्सो. आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा और सारी ये जो एनर्जी है वो समझ में आ जाएंगी. सो थैंक यू वेरी मच. आई विल बी डिस्कसिंग द क्वेश्चन आंसर्स विथ यू ऑल्सो सून. And till then, stay safe, stay happy. God bless you. Take care.